कहते हैं कि वक्त के साथ जो बदल ले अपने नीतियों को, नीयत को और अपने चीज़ों को, उसे ही वीर कहा जाता है। बड़े बड़े पहलवान भी आपने देखा होगा कभी कभी अपने मुख्य जो उनका पैंतरा है, जो पेंच है, उस पेंच से भी समझौता कर लेते हैं जब उन्हें रिंग में उतरना होता है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में इसी तरह की कई बातें चल रही हैं, जहां सत्ता में बैठे एनडीए के घटक दलों के बीच में आपसी क्लेश और द्वेष दोनों ही सामने नज़र आ रहा है। इस बीच में कई तरह की ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि कोई भी नहीं चाह रहा है कि सत्ता से उसे बेदखल होना पड़े। और जब आप जानते हैं कि एक दूसरे को खुद ये समझ में आने लगे कि उसके फ़ायदे क्या हैं और घाटा क्या है, तो चीज़ें बदलने लगती हैं। जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, ये सब कुछ जानते हैं, और इस बैठक के पहले कई एजेंडे तय किए गए थे, कई बातें ऐसी कही गई थी। केसी त्यागी ने कई बातों का खुलासा किया था कि क्या क्या वो करने जा रहे हैं। इन सारी बातों पर अचानक से आपने देखा होगा कि 2 दिनों में बहुत कुछ बदल गया। क्या क्या बदला, ये आपसे हमने पहले भी बता दिया था। एक बार फिर से आपको कुछ प्रकाश डाल देते हैं कि जैसे ही ये तय हो गया था कि नीतीश कुमार अब जातीय जनगणना से पीछे हटने वाले नहीं हैं और विपक्ष उनके साथ जब खड़ा हो गया है तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। भारतीय जनता पार्टी को इसी रास्ते घेरने का उनको मौका मिल गया था। ये तय हो गया था कि राष्ट्रीय परिषद की बैठक में एजेंडा तय होगा और उस एजेंडा के तहत नीतीश कुमार देश के अलग अलग राज्यों में घूम करके इस पूरे कवायद को अपने हैंडल करेंगे और देश में जनाधार जुटाएंगे। इतना ही नहीं, और कई बातें ऐसी थी जो कहीं ना कहीं नागवार गुजर रही थी भारतीय जनता पार्टी को। जब भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट तरीके से, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, प्रवक्ताओं ने ये कह दिया है कि वो उत्तर प्रदेश में नीतीश कुमार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे, उसके बाद भी अगर नीतीश कुमार बार बार ये रिपीट करते हों कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो इसको आप किस तरह से देखिएगा। हालांकि ये बातें पहले नहीं बल्कि अब शुरू हुई है। इससे पहले आपको बता दें कि साफ तौर पे ये कहा जा रहा था कि उनकी तैयारी 160 से अधिक सीटों पे हो रही है और वो उस पर चुनाव लड़ेंगे। समझौता की ज़रूरत पड़ी तो वो समान विचारधारा वाले दलों के साथ समझौता भी करेंगे, लेकिन तब ये बातें नहीं कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करेंगे। अब इसके लिए कई बातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि जेडीयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक समाप्त हो गई है और कुल 8 एजेंडों पर मुहर लगी है। आपको बता दें कि जेडीयू के पहले प्रस्ताव में ये तय किया गया है कि राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जो पार्टी के प्रमुख का जो प्रभार मिला था, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए थे, उस पर मुहर लग गया और उनके निर्वाचन को प्रमाणित कर दिया गया, यानी कि मुहर उस पर लग गई। अब वो विधिवत रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए हैं और सर्वसम्मत इस प्रस्ताव को मुहर लगा दी गई है। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे कवायद में आरसीपी सिंह को भी धन्यवाद दिया गया कि अपने कार्यकाल में, यानी अध्यक्ष रहते हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और अपने व्यक्तित्व से पार्टी के जनाधार को और पार्टी को संगठित रखा है। इतना ही नहीं, इसके बाद और भी कई एजेंडे जिसकी चर्चा हमने आपको पहले ही कर दिया था कि मुहर लगनी है, लेकिन कई ऐसे मुद्दे हैं जो इसमें गौन भी हैं। एक और मुहर लगी कि जिसमें ये बातें कही जा रही थी कि जनता दल यूनाइटेड के अनुच्छेद 28 में ये संशोधन किया गया है, जिसके तहत उपेंद्र कुशवाहा को जो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया था वो पूरी तरह से संवैधानिक नहीं था, यानी कि उनके अधिकार में कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी। अब उसको संशोधित करके ये कह दिया गया है कि इस संशोधन के बाद जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष होंगे अथवा किसी को अध्यक्ष मनोनीत करने के साथ सदस्यों का मनोनयन करेंगे। यानी कि साफ तौर पे अब ये अधिकार अध्यक्ष को ही, राष्ट्रीय अध्यक्ष को ही दे दिया गया है कि यदि किसी को वो संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाते हैं तो उसे स्वतंत्र प्रभार दे सकते हैं। लेकिन अभी भी आप समझ लीजिए कि वही बात है, सिर्फ उसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है जिससे कि उपेंद्र कुशवाहा को तत्कालीन कुछ अधिकार मिल जाए और उन्हें पार्टी में मान मनोबल करके रखा जा सके। आपको बता दें कि तीसरे प्रस्ताव के तहत राष्ट्रीय परिषद ने आगामी विधानसभा चुनाव में जो बातें कही थी कि हम 160 से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसके अलावा अन्य राज्यों में चुनाव लड़ने की बात थी, उस पर भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में एनडीए के साथ समुचित हिस्सेदारी के आधार पर चुनाव लड़ने की पहल करेंगे।
ये राष्ट्रीय अध्यक्ष को इसके लिए अधिकृत किया गया है। यानी कि आप समझ लीजिए कि एक बार फिर से बहुत कदम आगे जाने के बाद नीतीश कुमार अचानक से बैकफुट पे आ गए हैं। और चौथा प्रस्ताव जो है वो जातीय जनगणना की बात है, जिस पर पहले था कि पूरी एग्रेसिव तरीके से वो इस पर आगे बढ़ेंगे, कई राज्यों का भ्रमण करेंगे। इन सारी बातों को दरकिनार करते हुए एक आग्रह किया गया है कि जो केंद्र सरकार है वो जाति आधारित जनगणना कराकर सभी जातियों का वास्तविक आंकड़ा सार्वजनिक करे, जिससे सुविधा विहीन विकास से वंचित लोगों को सुविधा मिल सके, उनके लिए योजनाएं बना सके राज्य की सरकारें और अन्य सरकारें। इसको लेकर के पूरी तरह से जनगणना समाज और सरकार सबके हित में है, इस बात को कहा गया है। इस प्रस्ताव में ये बातें भी पारित की गई है। हमारी संसदीय लोकतंत्र की ये मजबूती के लिए ज़रूरी है, ये बातें कही गई है। वहीं आपको बता दें कि प्रस्ताव और भी हैं। रोहिणी आयोग की सिफारिशों को लागू करने की भी बात की गई है। अत्यंत पिछड़े वर्गों को सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सशक्तिकरण के प्रयासों को बल मिलेगा, ये बातें कही गई है। उसके साथ ही आपको बता दें कि और कई ऐसी बातें हैं। जनता दल यूनाइटेड का एक और प्रस्ताव है जिसमें मेडिकल परीक्षाओं में आरक्षण व्यवस्था का स्वागत किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 27% जो आर्थिक आधार पर कमज़ोर वर्ग के 10% लोगों को जो सीटों पर आरक्षण दिया गया है वो भी है मेडिकल के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में। इनके साथ ही ये भी कहा गया है कि महिला सशक्तिकरण के प्रति भी जेडीयू पूरी तरह से एग्रेसिव है। और वहीं जो बातें जातीय जनगणना के अलावे एक और जनसंख्या नियंत्रण का जो मुद्दा बहुत हॉट चल रहा था, उस पर भी जदयू के तरफ से खुलासा किया गया और कहा गया है कि इस पूरे मामले में कानून की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इस पूरे मामले में शिक्षित करने की ज़रूरत है। महिलाओं को शिक्षित करके इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सकता है, जैसा कि बिहार पहले से करता आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जो बातें कही जा रही थी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में जिन बातों को लेकर के चर्चाएं हो रही थी, हमने भी आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि नीतीश कुमार कोई बहुत बड़ा फैसला करेंगे, लेकिन आखिर वही ढाक के 3 पात हुए। टाइम फिर सब कुछ हो गया और नीतीश कुमार मजबूर हो गए उसी पुराने ढर्रे पर जाने के लिए। यानी कि कई बातें तो हुई, लेकिन आज फिर एक बार उपेंद्र कुशवाहा वहीं के वहीं रह गए। उनको सिर्फ एक संवैधानिक नहीं बल्कि वैचारिक जो आज़ादी है वो मिली है। और इसके बाद भी एक बार फिर से जो आरएलएसपी के लोग शामिल हुए थे, पार्टी का विलय हुआ था, उन लोगों को वहीं नज़र आ रहे हैं। अब आगे उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ करेंगे, क्योंकि बदलाव की बात उन्होंने की थी, उन्होंने संगठनिक तौर पे बहुत सारे परिवर्तन की बात की थी। क्या ललन सिंह के साथ मिल करके इस पर भी करेंगे? वहीं आपको बता दें कि इसके अलावे भी जहां आरसीपी सिंह ने ये दावा किया था कि वो संगठन के कार्य को यथास्थिति करते रहेंगे, भले उनके पास पद हो या नहीं हो, ये भी बातें अब खुल करके सामने आ गई है। यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से नीतीश कुमार के इन सारी बातों को मनवाने के लिए मजबूर पड़ गई है? क्या कोई ऐसी बात है जिसको लेकर के नीतीश कुमार मजबूर होकर के अपने मन की नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी को खुश करने के लिए इन एजेंडों पे मुहर लगा रहे हैं? क्या कुछ है आप बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि आपसे बेहतर कौन समझ सकता है बिहार और बिहार के लोगों को, क्योंकि आखिरकार वोट आप ही देते हैं, चुनाव आप ही जिताते और हराते हैं। 16 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं आप ही के बदौलत। इससे पहले भी आपने कई लोगों को मौका दिया था। अब आगे क्या कुछ होने वाला है ये तय है। वहीं विपक्ष का कहना ये है कि नीतीश कुमार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में हैं, वो कुछ भी करने में अक्षम हैं और एक मूक बधिर मुख्यमंत्री के रूप में वो बिहार को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने का काम कर रहे हैं। आंकड़े भी बता रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच अब देखना होगा कि नीतीश कुमार पर जो बातें थी, जो विपक्ष कह रहा है, वो कितना सत्य है और कितना ज़्यादा प्रमाणिक है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरें यहाँ से लगातार आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386
816-700। धन्यवाद।